India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लॉ कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का केस किया रद्द। कहा, हर पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के तहत संरक्षण का है हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए दिया 2 सप्ताह का वक्त। सरकार की परीक्षा रद्द फैसले पर कोर्ट ने जताया संतोष। ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड की दवा की जमाखोरी का पाया दोषी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 6 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका के दौरान बाबा रामदेव को जवाब देने के लिए समन कोरोनिल के कारगर होने के दावे और एलोपैथिक का विवाद पर है याचिका। India Legal presents Courts Roundup. पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने साल 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के केस पर दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हर पत्रकार को ऐसे आरोपों से संरक्षण मिला हुआ है। ये मामला हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय बीजेपी नेता श्याम ने विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज कराया था। मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से संबंधित था जो उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय बीजेपी नेता ने दुआ के खिलाफ यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में आपत्ति दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह की एफआईआर को रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी है कि अनुभवी पत्रकारों पर राजद्रोह केस दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट जज वाली कमेटी से मंजूरी ली जाए। फैसला जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन की बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा, हम एफआईआर और केस प्रोसीडिंग को रद्द कर रहे हैं। हर पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार होगा। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह का केस तभी चलेगा जब कोई भी बयान ऐसा हो जो कि हिंसा फैलाने की मंशा से दिया गया हो। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार से अलग विचार रखना राजद्रोह नहीं है। उन्होंने धारा 370 हटने को लेकर टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने पिछले साल 6 अक्टूबर को दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। विनोद दुआ पर आईपीसी के तहत देशद्रोह धारा 124A, सार्वजनिक उपद्रव धारा 268, मानहानि का मामला छापना धारा 501 और सार्वजनिक शरारत धारा 505 का इरादा सहित गंभीर अपराध का केस दर्ज किया गया था। दुआ पर गलत सूचना फैलाने और झूठे दावों सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दुआ का मामला एक साधारण मामला था कि क्या एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी या संविधान के अनुच्छेद 32 की शक्तियों को लागू किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की तरफ से वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार प्रारंभिक जांच से महरूम है, लेकिन इसे जांच एजेंसीज के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल दर्ज किया था। ये मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से संबंधित था जो उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की थी और जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी।
इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल 14 जून को अप्रत्याशित सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया था, लेकिन उसने उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की कक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन पीठ ने कहा कि याचिका का निपटारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र एक स्पष्ट मूल्यांकन नीति पेश नहीं करता है। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी संतोष जताया कि सरकार ने कोरोना की स्थिति देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से पहले 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट के अनुरोध पर वे 2 सप्ताह में मूल्यांकन नीति पर फैसला लेने के लिए सहमत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। पीठ को सीबीएसई की ओर से पेश भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार द्वारा 1 जून को सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के फैसले के बारे में सूचित किया। एजी ने कहा कि वस्तुनिष्ठ मानदंड पर निर्णय 2 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। सीआईएससीई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेके दास ने वस्तुनिष्ठ मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए पीठ से 4 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। हालांकि न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए 4 सप्ताह का समय बहुत लंबा है। पीठ ने कहा कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश में देरी होगी। न्यायमूर्ति खानविलकर ने सीआईएससीई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेके दास से कहा कि यदि आप चाहें तो इसे रात में भी कर सकते हैं, इसे 2 सप्ताह में करें। एजी ने उचित समय मांगा है, समय सीमा पर सौदेबाजी न करें, वास्तव में आपको इसे रात भर में करना चाहिए। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ममता शर्मा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विभिन्न राज्यों बोर्डों द्वारा प्रस्तावित कक्षा 12 की परीक्षाओं के संबंध में एक समान निर्देश पारित करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वो मुद्दों पर विचार करने से पहले सीबीएसई और सीआईएससीई के फैसले का इंतजार करेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामले में अनिश्चित रूप से तेजी से बढ़ते मामले और विभिन्न तिमाहियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए 1 जून को निर्णय लिया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। केंद्र ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर याचिका को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गौतम गंभीर और दिल्ली के विधायक प्रवीण कुमार को अवैध तरीके से कोरोना की दवा जमा करने का दोषी पाया गया। बीजेपी सांसद की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों को अनधिकृत रूप से फेबिफ्लू दवा देने और जमा करने का दोषी पाया गया। ये बात दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई है। कोरोना के दौरान दवाएं अनधिकृत तरीके से कोविड-19 के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं के बड़ी मात्रा में हासिल करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ड्रग कंट्रोलर की एक्शन पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उसे इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फेबिफ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने किया। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फेबिफ्लू दवा देने और उसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया। ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राम ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि उन्हें अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है।
ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ड्रग डीलर के साथ साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी, जो उसके संज्ञान में लाए जाएंगे। हाईकोर्ट को ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि अब विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी तरीके के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 6 सप्ताह के भीतर इन मामलों में आगे की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्च न्यायालय ने गंभीर द्वारा दवा खरीद के मामले की जांच के सिलसिले में दाखिल औषधि नियामक की स्थिति रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है। अदालत ने कहा कि यह हर किसी को पता था कि इस दवा की कमी है और गंभीर द्वारा दवा के हजारों पत्ते खरीद लेने के कारण उस दिन जरूरतमंद लोगों को वह दवा नहीं मिल पाई। अदालत ने गंभीर द्वारा पुनः ऐसा बयान देने पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसा काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड के उपचार में काम आने वाली दवा फेबिफ्लू बड़ी मात्रा में खरीद जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इन आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई कि नेता बड़ी संख्या में कोविड-19 दवाओं को खरीदने और वितरित करने में सक्षम है, जबकि मरीज उन्हें हासिल करने के लिए परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर चल रहा विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और ऐसे में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर याचिका दायर की है। डीएमए ने याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ केस दायर कर उन्हें कोरोनिल टैबलेट को लेकर झूठे दावे और गलत बयानबाजी करने से रोकने की अपील की गई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट नहीं बोल सकता है कि कोरोनिल कोरोना का इलाज है या नहीं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसका पता लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि नियम का उल्लंघन हुआ है तो ये मंत्रालय को तय करना है कि क्या गलत है। एलोपैथी के खिलाफ बयानों को लेकर बाबा रामदेव को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी किया है। कोरोना के इलाज में कोरोनिल के कारगर होने के दावे और एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के आलोचनात्मक बयान को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन या डीएमए ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन भेजकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को इस बयान को लेकर नसीहत भी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को नसीहत देते हुए कहा कि आप कोरोनिल का प्रचार करें, लेकिन एलोपैथी को लेकर इस तरह के बयान देने से बचें। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से योग गुरु बाबा रामदेव के वकील से ये भी कहा है कि वो सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान न देने को कहें। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा रामदेव को कथित तौर पर एलोपैथी के खिलाफ बोलते हुए सुना जा सकता है। पतंजलि की कोरोनिल पर डीएमए की दाखिल याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के इलाज के रूप में कोरोनिल का झूठा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने डीएमए से कहा कि आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए उससे संबंधित मिनिस्ट्री इस मामले को देखे। डीएमए ने आगे कहा कि बाबा रामदेव बिना शर्त माफी मांगे। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि अब ये अंतरिम चरण में नहीं हो सकता। डीएमए की तरफ से कहा गया है कि कोरोनिल को अभी तक कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। हमारा कहना है कि जब तक कोरोनिल को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक इसे इलाज के तौर पर पेश न करें। आप सिर्फ सच्चाई को ही प्रोजेक्ट करें। कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोनिल का इलाज सही है या गलत। ये ऐसा मामला है जिसे विशेषज्ञ देखने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी नहीं बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन रामदेव बाबा को कानूनी नोटिस थमा चुके हैं। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस दिया है और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर की गई टिप्पणी का विरोध जताया। बाबा रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। 2 दिन पहले ही नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा पर दिल्ली में दर्ज एफआईआर को लेकर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पर कोर्ट के अगले आदेश तक रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने शर्मा को राहत देने के साथ ही नोटिस जारी कर राजस्थान और दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इस मामले पर जवाब देने को कहा गया है। इसके लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है और ऐसे में
कोर्ट 6 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। आज मामले की सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस मामले की जांच जब राजस्थान में चल रही है तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज क्यों? वकील अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है। वहीं अग्रवाल ये भी कहते हैं कि शर्मा के पास एक क्लिप आती है और वो क्लिप मीडिया हाउस में देते हैं, इसमें वो वास्तविक सोर्स नहीं है। वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले को लेकर राजस्थान में एक बीजेपी नेता द्वारा शिकायत दाखिल की गई थी, जिस पर जांच चल रही है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील राजेश महाजन शर्मा के वकील की दलील को नकारते हुए कहा गया कि दिल्ली में मामला दर्ज हो सकता है। दिल्ली में इस मामले की जांच चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि लोकेश शर्मा के पास जब क्लिप आती है तो उस समय वो राजस्थान में होते हैं, वहां से क्लिप भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि न्याय क्षेत्र राजस्थान का बनता है। गजेंद्र सिंह के वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी जुडिशियल बनता है। और ऐसे में कोर्ट ने फिर जेठमलानी से पूछा कि क्यों ना एफआईआर को राजस्थान ट्रांसफर कर दिया जाए। जेठमलानी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल्ली में इस मामले में जांच चल रही है। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सब कुछ राजस्थान में चल रहा है तो केवल एक एफआईआर की जांच दिल्ली में क्यों हो? जेठमलानी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि इस मामले में जांच राजस्थान में ही नहीं होनी चाहिए। दरअसल लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। लोकेश शर्मा पर यह मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज करवाया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जेजे अधिनियम या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत एक किशोर की जमानत अर्जी पर विचाराधीन बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की एकल पीठ ने कहा है कि विश्वास के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने माना है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किए बिना आवेदन पर फैसला नहीं किया जा सकता। मामले में न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की एक खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि जमानत देने या अस्वीकार करने का निर्णय प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट और बोर्ड के समक्ष उपलब्ध किसी भी अन्य सामग्री के आधार पर किया जाएगा, न कि केवल मामले के रिकॉर्ड और जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर रिपोर्ट के आधार पर। और ऐसे में वर्तमान मामले में अदालत जेजे बोर्ड द्वारा पारित आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहतक के आदेश पर उसको खारिज करने के लिए दायर आपराधिक आवेदन पर विचार कर रही थी। जेजे बोर्ड ने याचिकाकर्ता बच्चे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ऐसे में उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कथित अपराध के समय याचिकाकर्ता की उम्र 16 साल से कम बताई जा रही है। उस पर शिकायतकर्ता के बेटे की हत्या का मामला भी दर्ज किया गया था। जांच के दौरान उसने कथित अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। शुरुआत में सिंगल बेंच ने पाया कि विश्वास के मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले जमानत को खारिज करने और इस तरह की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करने का आदेश पारित किए गए थे। और ऐसे में कहा गया था कि आमतौर पर मामले को उक्त फैसले के आलोक में नए सिरे से सुनने के लिए वापस भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि जेजे अधिनियम के उद्देश्य यानी कि बच्चों के लिए अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए और वयस्कों के लिए उपलब्ध न्यास वितरण प्रणाली की कठोरता का पालन न करने को ध्यान में रखते हुए कोर्ट मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ी है। खंडपीठ ने आगे दोहराया है कि जेजे अधिनियम की धारा 12 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जमानत देना एक नियम है और उसी को अस्वीकार करना एक अपवाद है। शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर की जमानत अर्जी पर क्या कुछ टिप्पणी की है? देखिए, बताना चाहता हूँ कि इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट ये दर्ज किया गया है कि उसके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार याचिका जो मैट्रिक पास है समान बच्चा पाया गया है। आगे कोर्ट ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता न तो किसी गिरोह का सदस्य है और न ही ड्रग पेडलिंग में शामिल है और न ही उसका कोई आपराधिक अतीत। कथित अपराध का कारण काफी समूह प्रभाव के रूप में माना गया है और याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ,
रूप से सख्त प्रतीत होता है, जैसा कि उसके परिवार द्वारा रिपोर्ट किया गया है। जिम्मेदार संरक्षण इकाई रोहतक के लीगल कम प्रोफेशनल अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट का परिणाम ध्यान देने की होगी। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि एक किशोर दोषी पाया जाता है और उसे सजा दी जाती है तो उसे अधिनियम की धारा 18(1)(f) के तहत एक विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जा सकता है। इसका अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। याचिकाकर्ता ने 1 वर्ष से अधिक समय हिरासत में गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को और अधिक हिरासत में रहने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया आपका शिवम शर्मा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.